आदाब। प्रोग्राम हालात हाजरा का ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान मुबश्शिर रुफ़ाई। नाज़रीन, पहाड़ी ख़त्तों में ग्लेशियरों का बनना और क़ानूनी कुदरत के ऐन मुताबिक उनका पिघलना इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए और तमाम जो मखलूक़ात हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन जब कभी ग्लेशियर गैर फितरी तौर पिघलते हैं तो एक बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आते हैं, एक बहुत बड़ा तूफ़ान लेकर आते हैं। जैसा कि हमने हाल ही में देखा, जो हमारी मुल्क की एक शुमाली रियासत उत्तराखंड में जैसे एक वाक़या पेश आया, उस ग्लेशियर के पिघलने में जहां उत्तराखंड में काफ़ी इमलाक का काफ़ी नुकसान हुआ, कई इंसानी जानें भी तलफ हुई। रियासत जम्मू कश्मीर में भी इस किस्म के ख़तरात दरपेश रहते हैं और हमारे यहाँ भी करीबन 300 ग्लेशियर मौजूद हैं। और अगर ऐसी सूरत हाल खुदा न खास्ता कभी पेश आती है तो क्या होगा, आज के प्रोग्राम में हमारा मौजू रहेगा ग्लेशियर लेक फ्लडिंग आउटबर्स्ट। तो प्रोग्राम में आज के मौजू पर बात करने के लिए हमने जिन मेहमानों को दावत दी है, मैं उनका तारुफ आपके साथ कराई देता हूँ। मेरी बाईं जानिब तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू साहब। आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में डीन रिसर्च के ओहदे पर तैनात हैं। इसके अलावा आप अर्जियाती उलूम के एक मारूफ माहिर भी हैं। और इनके बाईं जानिब तशरीफ़ रखते हैं जनाब राशिद खान साहब। आप स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के DSP के ओहदे पर तैनात हैं। दोनों मेहमानों का इस्तकबाल है। शकील साहब, बात के आगाज़ आपसे करेंगे। पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये ग्लेशियर होता क्या है, ये कैसे बनता है, और फिर जब ये पिघलते हैं तो इनके पिघलने की वजूहात क्या बनती है। जैसे अगर हम देखें 100 साल पहले या 200 साल पहले या 50 साल पहले हम पीछे जाएं जी। तो हिमालयाज़ में, जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख भी आता है, यहाँ पर उतनी बर्फबारी होती थी कि अगर आप समर की मेल्टिंग भी देखें तो पूरा पिघलता नहीं था जी। तो जो स्नोफॉल विंटर में होती थी और जो उसकी मेल्टिंग जो समर में होती है उसमें फ़र्क होता था। स्नोफॉल ज़्यादा होती थी, उसके नेक्स्ट ईयर और स्नो पड़ती थी, उसके तो वो जो नीचे स्नो रहती है वो दब जाती है, वो कंप्रेस हो जाती है। और जो कंप्रेस होती है, जैसे आज भी अगर आप देखेंगे बहुत से पहाड़ों पर आज के टाइम में भी 7 से 8 मीटर बर्फ पड़ती है विंटर में। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आज से 50 साल पहले या 100 साल या 200 साल पहले यहाँ पर कश्मीर में 10-12 मीटर के करीब जो स्नो है वो हुआ करती थी। और ये दबने की वजह से जो नीचे वाली तह है उसमें तो कंप्रेस जब स्नो होता है तो ये ग्लेशियर बन जाता है, आइस बन जाता है। और चूंकि ये पहाड़ों पर हमारे बालाई इलाकों में चूंकि टेम्परेचर भी बहुत कम होती है तो ये फ्रीज हो जाती है। और फिर मौसमी गर्मा में जब थोड़ी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये मेल्ट हो जाता था। लेकिन और अभी भी अगर देखेंगे कश्मीर वैली की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर अभी भी ऑन एन एवरेज जो पानी हम पीते हैं दरियाओं में, नलकों से या कहीं से, तो उसका 65% जो ग्लेशियर और आइस स्नो से आता है। जब ये मौसमी गर्मा के दौरान जैसे हमने कहा मेल्ट हो जाता है कुदरत के कानून के मुताबिक, एग्जैक्टली ये थोड़ा मेल्ट होता है। एग्जैक्टली जी। तो ये जब हर साल ये जमा होती थी तो ये आप देख लीजिए, मैं आपको जैसे आप यहाँ पर अभी भी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारे पास 12,000 के करीब ग्लेशियर है जी। 12,000। तो इसमें बड़े बड़े ग्लेशियर भी है, जैसे सेचिन का ग्लेशियर है। अगर आप सेचिन ग्लेशियर को देखें एक डायमेंशन में, लंबाई में 65 किलोमीटर है। तो बारामूला से लेके ऑलमोस्ट अनंतनाग तक जो है ये इतनी इसकी लेंथ है। और इसकी थिकनेस भी अगर आप देखेंगे, बहुत से ग्लेशियर्स अभी भी है हमारे यहाँ जिसमें 200 मीटर 300 मीटर के करीब इनकी थिक होते हैं। अभी भी आज की डेट में भी ऐसे ग्लेशियर मौजूद हैं। तो क्या हुआ कि हमने देखा है पिछले 50-60 साल से क्या हुआ कि जो विंटर में स्नोफॉल होती है वो उसमें कमी आ गई है, बिल्कुल सिग्निफिकेंट कमी आ गई है। और समर में जो मेल्टिंग होती है वो स्नो प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा हो जाती है। और जो पुराने हमारे रिजर्व्स थे, आइस के रिजर्व है, वो मेल्ट हो रहे हैं। चूंकि ये जो एनहांस्ड मेल्टिंग जब होती है ग्लेशियर पर, बहुत से ग्लेशियर देखेंगे आप, उनका जो माउथ होता है, स्नाउट होता है, तो वहाँ पर एक लेक सा बन जाता है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव एनहांस्ड मेल्टिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो बढ़ जाती है। तो उस वजह से ये नहीं है कि हमारे पास 12,000 के करीब ग्लेशियर है और हर एक ग्लेशियर के सामने एक लेक बनता है, ऐसा नहीं है।
लेकिन अगर आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बहुत से मेरे ख्याल में सैकड़ों की तादाद में ऐसे ग्लेशियर्स है जो बन रहे हैं, पिछले 10-20 साल से हम देख रहे हैं, और वो बढ़ भी रहे साइज में। तो इसका मतलब ये है कि ग्लेशियर नए भी बन रहे हैं। हमने तो नहीं, ग्लेशियर लेक की मैं बात कर रहा हूँ। ग्लेशियर लेक नए बन रहे हैं हर जी बिल्कुल जो भी ग्लेशियर है, ग्लेशियर चूंकि मेल्टिंग ज़्यादा होती है, पानी उससे ज़्यादा आता है, और थोड़ा सा उसकी जो जियोमॉर्फोलॉजी होती है वहाँ लेक बनने के काबिल वो जगह होती है, तो एक लेक जिसको हम बोलते हैं ग्लेशियर लेक जी। और बहुत जगह हमने देखा है, जैसे 2013 में हमने उत्तराखंड में देखा केदारनाथ का जो जी। लेक था वहाँ वो आउटबर्स्ट उसका ओवरफ्लो हो गया था जी। तो अभी हमने लास्ट वीक ही देखा कि इसमें नंदा देवी में एक ग्लेशियर एक जो अभी पूरा पता नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली हाउ दैट वाज ट्रिगर्ड, लेकिन इतना है कि उसके अभी वजूहात हमें ज़्यादा पता नहीं बिल्कुल है। बहरहाल हम इसमें मज़ीद बात करेंगे। राशिद खान साहब, आप SDRF से वाबस्ता हैं, आप एक मुख्तसर सा तारुफ अपनी फोर्स का दे दीजिए, लेकिन हमें साथ में ये बताइए कि अगर इस तरह की आफात आती हैं, चाहे वो कुदरती हों या मैन मेड हों, तो आपकी फोर्स का SDRF का क्या रोल रहता है ऐसी सिचुएशंस में? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए और जो सामीन देख रहे हैं जी, उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि SDRF की 1st बटालियन जिसका हेडक्वार्टर इस वक्त श्रीनगर में है जी, और कश्मीर में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो हमारी डिप्लॉयमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी डिप्लॉयमेंट है जी। एक कंपनी हमारी तकरीबन वहाँ पे मौजूद है, जिसकी सुपरविजन के लिए एक गेजेटेड ऑफिसर DSP रैंक का आदमी मतलब वहाँ पे तैनात रहता है जी। 24 आवर्स इनकी वहाँ पे तैनाती है। और इस वक्त जो हमारी एक स्पेशल टीम जो है वो इस वक्त अगर आप देखेंगे लोअर मुंडा काजीकुंड के साथ इस वक्त वो भी 24 आवर्स वहाँ पर इस वक्त काम कर रहे हैं जी। सिर्फ नेशनल किसी भी कोई भी हादसा इस किस्म का एवलांच वगैरह का अगर पेश आता है तो उसके लिए ये तो हमारी है। और दूसरा हमारा हेडक्वार्टर पे अगर हमारा कंट्रोल रूम है वो 24 आवर्स जो है वो आपको ऑन कॉल मिलेगा जी। 24 आवर्स हमारी QRTs जो हैं इस वक्त तैयार रहती हैं 24 आवर्स किसी भी का मतलब है क्विक रिस्पांस टीम जो रेस्पॉन्ड QRT जो हमारी क्विक रिस्पांस उनको कोई भी कॉल मिले हमारे पास हमारी बोट्स जो आप रेडी रहती हैं, हमारी रेस्क्यू वैन है जो रेडी रहती हैं। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि जो ही हमें कॉल मिलती है विदिन 10 मिनट्स, ये मैं कहता हूँ दावे से कि विदिन 10 मिनट्स हमारी फोर्स जो है उस जगह के लिए रवाना हो जाती है। तो जो जितने भी हसास मकामात हैं जिन पे हमें ये खतरा रहता है कि यहाँ पर कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, तो वहाँ पे भी आपकी टीम्स वहाँ पे हमारी टीम्स इस वक्त मौजूद हैं जी। और हमारा जो भी इंफॉर्मेशन हमें इस किस्म के डिज़ास्टर की मिलती है नेचुरल, अब एक तो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, मैं मानता हूँ कि नेचुरल डिज़ास्टर को हम रोक नहीं सकते जी, लेकिन इसके लॉस को हम मिनिमाइज कम कर सकते हैं। बिल्कुल, लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, रोक नहीं सकते जी। हम रोकने में इसको आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ नेचुरल डिज़ास्टर, लेकिन हम इसके लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके लॉस को मिनिमाइज करने के लिए एक ही ऑप्शन है जी, वो है अर्ली वार्निंग सिस्टम। अगर हो हमारे पास, अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम आपके पास है तो आप इसके लॉस को मिनिमाइज करेंगे जी। आपको हम मजीद बात करेंगे कि वो अर्ली वार्निंग सिस्टम ये क्या होता है और इससे क्या पैगाम हमें मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले शकील साहब, जैसा कि आपने कहा कि अभी हमारे यहाँ 12,000 ग्लेशियर्स हैं जो उत्तराखंड में अभी हादसा पेश आया, अगरचे माहिरीन की अलग अलग राय है कि इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं और एक कोई ख़ास वजह सामने नहीं आई है, लेकिन क्या आप एक माहिर अर्जियाती उलूम जो आप उनके माहिर हैं उसकी हैसियत से आप ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में कभी किसी भी इलाके में जहाँ जहाँ ग्लेशियर्स हैं एक ऐसी सूरत हाल पेश आ सकती है क्या? अगर आप देखें कश्मीर में, अगर हम कश्मीर वैली की बात कहें तो यहाँ पर छोटे छोटे ग्लेशियर लेक्स हमने देखे हैं पिछले 10 साल में जो है बन रहे हैं, लेकिन इनमें ग्लेशियर लेक्स तो बहुत बन गए हैं। जैसे मैंने कहा, जब ये ग्लेशियर मेल्ट होता है तो एक लेक सा बन जाता है और इसका साइज़ जो है बढ़ता जा रहा है जी। लेकिन जो कश्मीर वैली की अगर हम बात कहेंगे, अभी तक जितने भी ग्लेशियर लेक्स बन गए हैं इनमें से एक भी पोटेंशियली डेंजरस नहीं है कश्मीर वैली की बात है तो। लेकिन अगर हम ज़ांस्कार में देखें, ज़ांस्कार में कुछ लेक्स या लेह में या खासकर चिनाब वैली में हमने कुछ लेक्स जो हम मॉनिटर कर रहे हैं पिछले 10 साल से हम देख रहे बहुत ज़्यादा साइज़ में बढ़ गए हैं। और चूंकि खासकर चिनाब वैली की मैं बात करूँगा, चिनाब वैली में चूंकि आपने उत्तराखंड में देखा कि कैसे जो जो हमारे बिजली के प्रोजेक्ट्स से बह गए, और चिनाब वैली में भी हमारे पास चूंकि
हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है वहाँ, छोटे छोटे डैम्स भी उनके साथ एसोसिएटेड है। तो मुझे लगता है जो हमने देखे जितने भी गुलाफ्स ग्लेशियर लेक आउट बने हैं, तो हाँ, तो उनको हमें बिल्कुल मॉनिटर करने की, उन पर नज़र रखने की बहुत ज़रूरत है। इसी तरह ज़ांस्कार और लेह में, खासकर ज़ांस्कार में भी हमने देखा है कि बड़े बड़े लेक्स साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो इनको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे हमने 2013 का जो उत्तराखंड का जो ग्लॉफ हुआ, जिसमें हज़ारों जाने 6000 से ज़्यादा लोग मर गए, क्योंकि उसमें हमने देखा है कि उसमें आई मीन फ्रॉम द कश्मीर यूनिवर्सिटी वाज, उसको कहा गया उस टाइम कि आप केदारनाथ की टीम को हेड कर लीजिए, उसमें 28 ऑर्गेनाइजेशंस थे और कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है वो उनको लीड कर रही थी। तो हमने देखा उस टाइम जब हम वहाँ गए, एक तो हमने उनको कहा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी वो अपहेल्ड किया कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स अब बंद कर लीजिए उस एरिया में। और बहुत जगह हमने देखा, चूँकि जहाँ जहाँ भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बने थे वहाँ लोग उसके नज़दीक दरिया के किनारों पर उन्होंने अपने मकान बनाए थे, अपने होटल बनाए थे, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर। हम यहाँ चिनाब वैली की आपने बात की, तो ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है। एग्जैक्टली, चिनाब वैली में भी जहाँ जहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन गया है तो वहाँ पर अब सेटलमेंट्स भी बन गई है। तो मुझे लगता है अगर हम जम्मू कश्मीर और एरियाज हैं वहाँ के पे जो काम करने वाले लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, मुझे लगता है हमें चिनाब वैली की तरफ खास तवज्जो देनी चाहिए और ज़ांस्कार और लेह की तरफ। और कश्मीर में हमें जो है हमें कश्मीर में तो और भी डिसास्टर प्रोन है हमारे, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे फ्लड्स हो, एवलांचेस हो, लैंडस्लाइड, लेकिन गुलाफ में हमारी जो वल्नरेबिलिटी है बहुत कम है, कश्मीर में बहुत कम है। लेकिन अब चिनाब वैली की जो आपने बात की उस तरफ किस तरह की तवज्जो दी जानी चाहिए, उस पर भी मज़ीद बात करेंगे। उससे पहले राशिद खान साहब, आपने अभी वार्निंग सिस्टम की बात की थी, तो ये वार्निंग सिस्टम क्या चीज़ है, कैसे हमें पेश की इत्तला मिलती है? क्या मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, अगर आप पास्ट अपना देखें जी, हमारा हिस्ट्री को देखें अगर हम, तो जब भी नेचुरल डिज़ास्टर होता था तो हमारी बहुत तबाही होती थी जी। आप साइक्लोन्स को लें, आप सुनामी को लें, आप फ्लड्स को लेके देखें। आज आपके पास ज़लज़ले का तो मैं नहीं कह सकता कि ज़लज़ले का भी हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि जैसे वार्निंग सिस्टम नहीं है कि हमें कुछ आधा घंटा पहले या 2 मिनट पहले भी नहीं हमें पता चलता कि ज़लज़ला आने वाला है, ये तो नहीं पता चलता। इसमें अभी तक हम कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन अगर आप देखें साइक्लोन्स में देखें, आप तो सुनामी में देखें जी, वो आधा घंटा पहले हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन आप देखें कि उसमें जाने कितनी बचती है, कितनी जाने बचती है। अगर 1 घंटा आधा घंटा पहले हमें इंफॉर्मेशन मिले तो लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है, उनको सेफर प्लेस पे, डेंजर प्लेस से इवैक्यूएट करके। क्या सिस्टम है ये? देखिए, ये तो सेंसर सिस्टम है। आपके पास फ्लड का है, एक्सेसिव रेनफॉल होता है, आपको पता चलता है कि अब यहाँ पर फ्लड आने, एक अलार्मिंग सिस्टम है। आपके पास मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपका काम कर रहा है जी। आपके पास सिस्टम है कि वो आपको बता देगा। एवलांच का है, हम पहले ही बता देते हैं कि यहाँ पर एवलांच आने वाला है। हमारी जो जितनी भी SDRF है, NDRF है और टीम्स हैं, सभी फोर्सेस उस वक्त वो चुकाना हो जाती है अपनी अपनी जगह पर। अब आप उत्तराखंड को लें, उत्तराखंड में आप देखेंगे कि कोई भी अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं लगाए। और मैं आपकी जानकारी के लिए, शकील साहब ने कहा कि वहाँ जो पावर प्रोजेक्ट्स लगे हैं, लोग रहते हैं वहाँ पे। सुने जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊंगा, शायद आपके पास प्रोफेसर आपके पास ज़्यादा इसकी हो, कि पूरे हिमालयन ग्लेशियर्स में कोई भी अलार्मिंग सिस्टम नहीं है, वार्निंग सिस्टम नहीं है। जहाँ हम अपने मुल्क की बात करते हैं, अपने मुल्क की बात जी। नेपाल को देखें, 10 साल पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम है, 10 साल पहले। हमारे पास अभी नहीं है। इंशाल्लाह अब हम सीख जाएंगे, अब हमारा भी हो जाएगा। मुझे ये समझ में नहीं आता, क्या हम क्या डिजास्टर का वेट कर रहे हैं कि या क्या ये इतना टेडियस प्रोसेस है या इतना महंगा है? नहीं, कोई महंगा नहीं है, ये लाखों की बात है, कुछ लाखों की बात है। अगर हमने उन कंपनीज को ही जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो हमारे 2 चल रहे हैं, उन्हीं को अगर हमने ये दिया होता तो वो भी इसको इंस्टॉल कर सकते। इसमें जिम्मेदारी किसकी बनती है, किसको करना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ आपकी जानकारी के लिए, कि अभी तक यहाँ पर कोई भी नोडल एजेंसी जो है सिर्फ ग्लेशियर के लिए नहीं बनी जी। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन किसी का फोकस जो है पूरा ग्लेशियर की तरफ नहीं जी। ये अब हमको पता चला है। मुझे लगता है कि हम इस बारे में बहुत नेग्लिजेंट हैं। नेग्लिजेंट को पता है जी। रमशू साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? अगर जहाँ आपने चिनाब वैली की भी बात की थी, तो अगर हमें तवज्जो देनी है तो किस तरह की तवज्जो? नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। और ये जैसे इन्होंने कहा कि हर एक डिसास्टर एक्सेप्ट ज़लज़लों के सिवाय कोई भी डिसास्टर, चाहे वो फ्लड्स हो, चाहे वो ग्लोफ्स हो, चाहे वो लैंडस्लाइड्स हो, चाहे एवलांचेस हो,
तो दुनिया में इसका सोल्यूशन अवेलेबल है, जिसको हम अर्ली वार्निंग सिस्टम जिसे कहते हैं। तो फ्लड को हम फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम कहते हैं, ग्लोव को ग्लोव अर्ली वार्निंग सिस्टम। और जैसे ये कोई इसमें बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, ये ऑलरेडी ऑपरेट हो रही है। तो सिर्फ हमें जो है मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिसास्टर्स की वजह से जो नुकसान होता है माली नुकसान हो, जानी नुकसान हो, कम भी हो रहा है। लेकिन अगर हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम, जैसे ग्लोव है, हमारे ग्लोव की अगर हम एग्जांपल ले लें, हमारे पास सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, और जैसे मैंने कहा कि पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि ये बढ़ रहे हैं। तो इसमें टेक्नोलॉजी है कि हमें पता भी चलेगा ये कब बर्स्ट होगा, या अगर हम चाहें इसको डेलिबरेटली हम ब्रीच पहले ही कर लें थोड़ा थोड़ा, ताकि इससे पानी निकले। तो हमारे यहाँ अगर हम देखेंगे इंडिया में, अगर हम सिक्किम की तरफ जाएंगे, सबसे ज़्यादा ग्लोव जो ग्लेशियर लेक्स बने हैं और जिनका खतरा ज़्यादा है वो सिक्किम में। सिक्किम में बड़े बड़े, और उन्होंने अर्ली वार्निंग सिस्टम सेटअप किए हैं। सिर्फ हमें वहाँ से, और ये उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी भी नहीं है, मुझे लगता है खासकर हमें जितने भी पोटेंशियली ग्लोव्स तो बहुत है, लेकिन जिनका पोटेंशियली आउटबर्स्ट ब्रीच होने का खतरा है, गवर्नमेंट ने, मैं भी उस कमेटी का मेंबर था 2-3-4 साल पहले जब उत्तराखंड में 2013 में हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उस टाइम की जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक कमेटी बनाई और सजेशंस मांगी कि हम इसको कैसे हम प्रीएम्प्ट कर ले, अगर खुदा ना खास्त कभी ग्लोव आएगा तो इसको, तो इसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर SOPs है कि कैसे करना चाहिए। और सिर्फ ये है कि यहाँ की जो हमारी खासकर जो डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है या फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट, जो लाइन एजेंसीज है, मुझे लगता है उनको मिलजुल के ये सिस्टम्स इन प्लेस कर रखने चाहिए। और ये कोई इसमें ज़्यादा, मुझे नहीं लगता उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। राशिद खान साहब, चनाचे आपकी जो एजेंसी है, जब भी कोई डिज़ास्टर होता है तो आपके जवानों को ही टैकल करना पड़ता है, तो क्या आप अपनी लेवल पे ये अर्ली वार्निंग सिस्टम, आपने कहा कि ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, इतना महंगा सिस्टम नहीं है, तो आप नहीं लगा सकते हैं, आपकी एजेंसी नहीं लगा सकती? हमारी एजेंसी तो, मैं आपको बताऊँ, हमारी एजेंसी तो इसके लिए नहीं है जी। ये SDRF का काम है, हमारा डिज़ास्टर के बाद रेस्क्यू का काम जी। अगर आप देखेंगे हम रेस्क्यू इस वक्त भी, अगर आप उत्तराखंड में देखेंगे, SDRF, NDRF, ITBP, BSF, आर्मी जी, सभी की मदद ली जा रही है। इवन की चॉपर्स की मदद ली जा रही है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया हो रहा है। जब डिजास्टर बड़े पैमाने का हो तो फिर ये तो सब अर्थ मूवर्स का इस्तेमाल हो रहा है, JCBs का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो सिस्टम है, ये तो आपको एक एजेंसी फिक्स करनी, मैंने आपको, आप कहते हैं ना मिलजुल के, ये मिलजुल के वाला काम नहीं है। जब मिलजुल के होता तो वो एक एजेंसी, एक नोडल एजेंसी इसके लिए तैनात होनी चाहिए, बननी चाहिए, जिसका फोकस ही सिर्फ इस पे हो। नहीं, अभी अगर हम अभी की बात करें तो अभी तो गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा ना, तो किसी न किसी डिपार्टमेंट के थ्रू, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि अगर 2-4 डिपार्टमेंट्स आपस में बैठते हैं, जो लाइन एजेंसीज हैं, वही तो असल सूरत हाल बता सकते हैं कि ये ग्लोव अगर है यहाँ पे, अगर ये खतरा है, जैसे चिनाब वैली की इन्होंने बात की, तो यहाँ पे ये सिस्टम लगाया जा सकता है। तो देखिए ना, मैं कहता हूँ प्रोफेसर साहब की नॉलेज मुझसे ज़्यादा है जी। आप हमारा जो नज़दीकी ग्लेशियर है थजवास जी, सोनमर्ग में जी, अगर आप इसको देखें तो इट कैन क्रिएट ए हवॉक फॉर द पीपल इन द विसिनिटी जी। ये तो आपके सामने है। और अब 3 सालों में ये 50% रिसीड कर चुका है, 3 सालों जी। 50 मीटर्स ये रिसीड कर चुका है जी। तो आप देखें कि क्या ये थ्रेट नहीं है? बिल्कुल, ये भी थ्रेट है हमारे लिए जी। बिल्कुल। शकील साहब, चनाचे फिर से हम चिनाब वैली की तरफ ही आएंगे, क्योंकि एक अच्छी बात आपने बताई कि कश्मीर वैली जो है अभी तक फ़िलहाल ख़तरा नहीं है यहाँ पे ग्लोव का, लेकिन चिनाब वैली में जैसे किश्तवाड़ से लेकर आगे फिर रामबन तक आ गया ये सारा, उसके लिए अगर सपोज़ ये फ्लड आता है, अगर खुदा न खास्ता कोई ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है या ये जो आउटबर्स्ट हो जाता है कोई लेक, तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी के लिए चिनाब, दरियाई चिनाब ही है, क्या आपको लगता है कि वो कैरिंग कैपेसिटी से, या फिर कैरिंग कैपेसिटी चिनाब में है, लेकिन ये जो जो सबसे ज़्यादा जो वरिंग है बेसिकली वो है कि ऑलरेडी अगर आप भागलियार देखें, भागलियार एक रन अप रिवर प्रोजेक्ट लोग कहते हैं कि इसमें डैम नहीं है, लेकिन आप बटोट के ऊपर से भागलियार की तरफ देख लीजिए तो एक बहुत बड़ा डैम नज़र आएगा आपको। और खुदा न खास्ता अगर वहाँ से ग्लोव आया और यहाँ से डैम मिल गया तो मेरे ख्याल से
इसका असर जो है जम्मू सिटी तक पहुंच जाएगा, खुदा न खास्ता। तो चूंकि ये हमने देखा कि, और अब वो देख लीजिए कितना बड़ा डैम है बागलियार वाला जी, और ऊपर से नीचे सलाल भी है, ऊपर डुलहस्ती भी है। तो अगर जो जितने भी ग्लोब्स वहाँ डेवलप हो रहे हैं, मुझे लगता है ये इसकी तरफ हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को बहुत। तो जिस तरह आपने कहा कि इसको हम ब्रीच कर सकते हैं, तो ब्रीच करने का क्या तरीका रहता है? बिल्कुल, जैसे ग्रो हो रहे हैं जैसे हमने देखा है, तो इनकी हम बिल्कुल बाज़ाब्ता इनकी जो वॉल्यूम है, कितना पानी है इसमें, और ये कब ब्रीच हो जाएंगे, आई मीन इसके ब्रीच कब होते हैं। कभी इसमें एवलांची आ जाती है, जैसे अभी जब हम यहाँ पर नंदा देवी डिसास्टर की बात करते, लोग कहते हैं कि एक एवलांची आ गई तो उसने लेक को जो एक वेव पैदा हुई और वेव बर्स्ट हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि एक लैंडस्लाइड आ गई। तो बहुत वजह से ये जो ग्लोब जब बनता है तो उसके ब्रीच होने के बहुत से रीजन्स हो सकते हैं। इवन अर्थक्वेक से जब जलजला आता है, और हमारा रीजन जो है बहुत ही वल्नरेबल है, हिसास है अर्थक्वेक, तो जब अर्थक्वेक आएगा और ये लेक जब अगर शेक होगा, क्योंकि इसका उस वजह से भी आउटबर्स्ट हो सकता है, उस वजह से भी, क्योंकि इसकी जो बाउंड्रीज जो होती है ना, वो पत्थरों से बनी होती है, वो कंक्रीट नहीं होती है, वो नेचुरल पत्थर है। तो अगर 2-4 पत्थर इधर उधर हिल गए तो ये जो ब्रीच होना स्टार्ट हुआ, या अगर कभी इसमें लैंडस्लाइड्स आ गई, एवलांची आ गई, तो इसका हमें अगर हम इसको मॉनिटर कर लेंगे, तो जो भी एजेंसी होगी तो इसको ब्रीच इसको हम बोलते हैं डेलिब्रेट ब्रीच, इसको थोड़ा थोड़ा पानी इससे निकालना है, तो ताकि जो नीचे जो पानी आएगा तो ये लेक भी खाली हो जाएगा 1 साल या 2 साल में, और नीचे जो है इसके खतरात जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो होंगे। तो मुझे लगता है इसमें अर्ली वार्निंग की ज़रूरत है और इसको मॉनिटर करने की बहुत ज़रूरत है। जी बिल्कुल। राशिद खान साहब, अभी जो उत्तराखंड में नंदा देवी में जो उस वाक़या पेश आया, ये सानिया पेश आया वहाँ पे, तो उसके तनाजुर में, उसको मद्देनज़र रखते हुए, कंसिडरिंग दैट, आपकी जो JNK की SDRF है यहाँ पे, हमें कुछ तैयारी है आपकी कि अगर यहाँ पर भी खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाक़ा पेश आता है, तो क्या आपने कोई तैयारी की है, क्या लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ कोई मशवरा किया है, और आपके मैन पावर की क्या सूरत हाल है, क्या है? मैंने आपको पहले बताया कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जी हमारी डिप्लॉयमेंट जो है वो इस वक्त मौजूद है जी। जहाँ तक डिज़ास्टर का ताल्लुक, तो वी आर प्रिपेयर्ड, वी आर मेंटली एंड फिजिकली वी आर प्रिपेयर्ड जी। ये रहता ही है हमारा जी। हमारी ट्रेनिंग्स हैं, अब देखेंगे कि नागपुर में हमारी ट्रेनिंग हो रही है, हमारी टिकनपुर में ट्रेनिंग हो रही है, हमारी बठिंडा में ट्रेनिंग हो रही है, हमारी गुलमर्ग में हो रही है, पहलगाम में हो रही है, तो वो सब डिज़ास्टर के रिलेटेड ही हैं जी। तो हम इन कामों के लिए तैयार रहते हैं। हमारे इक्विपमेंट्स हैं, आप देखेंगे कि हमारी रेस्क्यू वैन्स हैं, हमारी QRTs हैं, हमारी इवन फ्लड के लिए हमारे पर बोट्स तैयार रहती हैं। ये काम जो हम सारे इसी के लिए हम तैयार रहते हैं जी। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारा लाइजन रहता है। जो ह्यूज जो हमने देखा ना यहाँ पे उत्तराखंड में, इतना बड़ा देख लें। हाँ जी बिल्कुल। तो खुदा ना खास्ता हम ये कहते हैं कि अगर उस तरह की सूरत हाल जम्मू कश्मीर में कहीं पर भी पेश आती है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि फिर उसके बाद मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम हर बर्बादी से हम सीखते हैं जी। और ऐसी सूरत हाल में एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है, मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, या बाकी चीज़ें जो हैं, जो बुनियादी SOPs तो बनती हैं। जाहिर है जो कुछ हुआ इस पे स्टडी होगी। अब हम फिर इसके लिए तैयार हो गए हैं। अब हमने इस डिज़ास्टर को देखा, हमने इस डिज़ास्टर से सीखा जी कि कैसे इसमें अर्थ मूवर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, कैसे इसमें ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, कैसे इसमें JCBs इस्तेमाल हो रहे हैं। इन चीज़ों को जब हम देखते हैं, स्टैटिक रोप्स इस्तेमाल हो रही हैं, इवन कि इसमें जो जितने भी लेटेस्ट जो हमारे पे इक्विपमेंट्स हैं सभी इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हम भी फिर उसी से सीखते हैं, हम भी उसी में प्रिपेयर हो जाते हैं। जी बिल्कुल। शकील साहब, अभी जो हमने अभी तक जो बात की, हमें ये पता चला कि ये नेचुरल डिज़ास्टर, इस पर तो कोई हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। क्या आपको लगता है कि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन का भी कोई रहता है कि इस तरह उस वजह से भी ये हालात पेश आते हैं? अगर हम देखें कश्मीर को देखें या जम्मू कश्मीर लद्दाख को देखें, कुदरत ने तो हमें बहुत ही खूबसूरत एक खता है, तो इसके लिए हमें बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ भी आप किसी भी डिसास्टर का नाम ले लीजिए, वी आर वल्नरेबल, क्योंकि हम हिमालय में रहते हैं, तो इसलिए हमें अपनी नेचर की तरफ जो है, मुझे लगता है ह्यूमन इंटरवेंशन ज़रूर है। चाहे आप फ्लड्स देख लीजिए, चाहे आप एवलांचेस देख लीजिए, चाहे आप लैंडस्लाइड्स देख लीजिए। और हालांकि ग्लोब में भी अगर आप देखें कि
इसको तो नेचुरल डिसास्टर को तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन नेचुरल डिसास्टर्स की जो इम्पैक्ट्स है उसको हम कम कर सकते हैं। जैसे हमने देखा 2014 की सैलाब में देखा है कि वही उन्हीं लोगों को नुकसान हुआ जिन्होंने फ्लड प्रोन एरिया में अपने मकान बनाए थे। इसी तरह अगर हमें ग्लोब से बचना है, हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हम नहीं कहते, या इसी तरह जो सेटलमेंट्स उसके एसोसिएटेड होते, मुझे लगता है कि उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। इसमें हमारा भी रोल है, गवर्नमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल गवर्नमेंट का बनता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, जो सेटलमेंट्स एसोसिएटेड आ रहे हैं, कि चाहे वो किसी भी डिसास्टर के एंगल से वो उस तरह सेटअप की जाए ताकि जब भी हो, आई मीन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। बिल्कुल, मतलब 2014 का सैलाब जो था लास्ट सैलाब नहीं था, 2005 का जो जलजला था वो लास्ट, आगे भी होंगे, आगे भी होंगे। तो मुझे लगता है कि हमें इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि जब भी कोई आफत आ जाए, कोई डिसास्टर आए, कि हम अपनी जान माल का हिफाजत जो है कर सके और मिनिमम डैमेज हो जाए। जी राशिद साहब, कुदरती आफात जब भी आती हैं तो कुछ हसास इलाके रहते हैं जहाँ पर उनका ज़्यादा असर रहता है और वहाँ पर बस्तियाँ होती हैं, लोग रहते हैं। आपका क्या मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए कि अगर इस तरह की कोई कुदरती आफत आई तो उनको इनिशियली क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊँ, हमारे इलाके हैं, आप देखिए ग्लेशियर में इस वक्त जो है एवलांचेस के लिए अगर आप देखें, बांडीपुरा है, कुपवाड़ा है, यहाँ से हमने जो अपनी फोर्सेस को अलर्ट करके रखा है एवलांचेस के लिए। ये अपना आपका गुरेज है, गुरेज में ही आपका राजदान टाप आ गया जहाँ से आपको ज़्यादा खतरा रहता है। अगर कुपवाड़ा टंगदार से आप देखें तो साधना टाप आपका वहाँ पे है। वहाँ के लोगों को हमारे जो वहाँ पर टीम्स हैं वो वक्तन टाइम टू टाइम उनको अलर्ट करते रहते हैं और उनको सबसे बड़ी बात है कि उनको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना कि हम यहाँ पे हैं इन केस अगर एक्सेसिबल हों फिर आपके लोग। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि अर्ली वार्निंग सिस्टम, यही वो अर्ली वार्निंग सिस्टम है। बिल्कुल, फिलहाल मैनुअल है जो लोग वहाँ पर खड़े हैं, मैनुअल है जी। ये अर्ली वार्निंग सिस्टम जब हम कामयाब हो जाएंगे तो हम बहुत हद तक मिनिमाइज कर सकेंगे लॉस को। बहरहाल उम्मीद करेंगे कि हम भी कुदरत के कानून के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी गुजारें और ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो, ये इसकी उम्मीद करते हैं। प्रोफेसर शकील साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद खान साहब, आपका भी तशरीफ़ आने के लिए बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आज के शुमारे का वक्त इख्तिताम को पहुँचता है। नाज़रीन, अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए गैर जरूरी सफर से बचें। नाकाबिले तनसीख समाजी तकरीबात में कम से कम मेहमानों को मदऊ करें। हर तरह के हुजूम से बचें। दुकान पर सारिफीन को गैर जरूरी तौर कोई भी चीज छूने न दें। हर वक्त मास्क का इस्तेमाल करें। अगर किसी ने मास्क न पहना हो तो उसको पास न आने दें। सैनिटाइजर हमेशा साथ रखें और इसका